अब हम बात करते हैं ब्रिटिश भारत में कानून कैसे थे, उनकी प्रक्रिया क्या थी। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया वो अंग्रेजों ने शुरू की, लेकिन क्या उनके द्वारा बनाए गए कानून सही में कानून थे या नहीं थे। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं, भारत के इतिहासकार, कि अंग्रेजों ने भारत को कानून बनाना सिखाया। नहीं, उन्होंने जो कानून बनाए थे वो जनता की भावनाओं पर खरे नहीं उतरते थे, वो पक्षपात वाले कानून थे, इसलिए हम उनको कानून की संज्ञा नहीं दे सकते। वो उनके अपने फायदे के लिए बनाए, जबकि कानून क्या था कि किसी में कोई भेदभाव नहीं हो। तो ब्रिटिश भारत के तहत जो कानून बने उसमें हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना है कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों ने भारत को कानून निर्माण की जो प्रक्रिया वो नहीं सिखाई, क्योंकि उनके कानून। देखो अब आपको शुरुआत कैसे करनी है। ब्रिटिश भारत में जो कानून थे वो क्या थे, कैसे थे, आपको लिखना है। एक तो मनमानेपन पर आधारित थे, मनमानेपन, अंग्रेजों के फायदे, उसके साथ में भारतीयों का दमन करने वाले, तो आप दमनकारी लिख सकते हैं, और भारतीयों के शोषण से संबंधित थे, भारतीयों के शोषण से, शोषण पर आधारित थे। अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे, भारतीयों का शोषण करते थे, दमन करते थे उन कानूनों के जरिए। तो लोग आपसे पूछेंगे बताओ भाई 1-2 एग्जाम्पल तो दे दो, अपने मन से ही कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मन से नहीं कह रहे, हम लोग मन से नहीं कह रहे, हमारे पास तथ्य है। क्या तथ्य है अभी हम बता देते हैं आपको, लेकिन उसके पहले कुछ शब्दों पे आपको ध्यान देना, जैसे कि मनमानापन, अंग्रेजों का फायदा, दमनकारी, भारतीयों का शोषण। तो आप 4 बिंदुओं में इसको समेट सकते हैं इस तरह से कि ब्रिटिश भारत में कानून इन चीजों पर आधारित थे। फिर आपको पूछेंगे कि उदाहरण, तो मैं अभी आपको उदाहरण बता देता हूं, आपके सिलेबस में बहुत अच्छी तरह से दिए हैं। उदाहरण देखिए, मजा आ रहा है मेरे ख्याल से बाप, है ना। सोशल साइंस नवो एकेडमी में मैं आपको ऐसे महसूस करवाना चाहता हूं कि जैसे आपके कक्षा अध्यापक जी, आपके जो सोशल साइंस के टीचर हैं, वो आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं बोर्ड पे आता हूं। अदरवाइज मेरे पास पीपीटी वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर बोर्ड पे आकर के थोड़ा आपसे बातें की जाए तो उसमें आपका ज्यादा फायदा है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला उदाहरण 1870 का राजद्रोह एक्ट। राज का मतलब शासन, द्रोह का मतलब उसके खिलाफ जाना, एक्ट का मतलब कानून। अंग्रेजों ने 1870 में एक कानून बनाया था जिसको उन्होंने राजद्रोह एक्ट नाम दिया था, कि अगर आप अंग्रेजी शासन के खिलाफ कोई भी काम करेंगे तो आपको बिना सूचना दिए गिरफ्तार करेंगे, मुकदमा चलाएंगे और जेल में डाल देंगे। किसी व्यक्ति द्वारा ब्रिटिश शासन की आलोचना करने पर, किसी व्यक्ति द्वारा ब्रिटिश शासन की आलोचना करने पर, की आलोचना मतलब आपने उसके खिलाफ कुछ लिख दिया, कुछ बोल दिया, आलोचना करने पर बिना मुकदमा चलाए, मतलब कानूनी प्रक्रिया को ताक में रखते हुए बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है या जाता है, गिरफ्तार किया जाता है या जाएगा। यह राजद्रोह एक्ट की थीम थी। अब आप जब इसको समझेंगे तो आपको सीधा सीधा ये शब्द क्लिक करेगा, मनमानापन, कि सर ये तो बहुत शोषण वाला काम है, अगर आपने आलोचना कर दी तो आपको गिरफ्तार कर देंगे। किसका? आपके ब्रिटिश शासन की। सरकार की आलोचना नहीं करनी है। आलोचना तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है। उस समय लोकतंत्र नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत थी,
जब ये कहते हैं कि हमने आपको कानून बनाना सिखाया, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई साहब रहने दीजिए, ये वाहवाही मत लीजिए, आपके कानून तो मनमानेपन पर थे, अपने अपने फायदे के लिए कानून बनाए, हमें क्या प्रॉफिट दिया, जनता का तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं उसमें। चलिए अब उनका जी नहीं भरा तो एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। रोलट एक्ट, सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया गया था। इतिहास में आप इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं। दूसरा जो कानून था रोलट एक्ट, रोलट एक्ट जो है 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था। 10 मार्च 1919 को लागू। इसकी भी थीम यही थी, सेम ये थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना जानकारी दिए उसको मुकदमा चलाए बिना आप सीधा गिरफ्तार कर सकते हैं। सेम थीम थी, किसी भी व्यक्ति को आप बिना जानकारी दिए मुकदमा चलाए, आप उसको बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। लिख देता हूं मैं, किसी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता है। अगर अंग्रेजों को यह लगे कि हमारे खिलाफ जा रहा है तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। रोलट एक्ट, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था, इस रोलट एक्ट की थीम क्या थी? बहुत मजा आएगा आपको कि भाई न अपील, न वकील और न दलील। ध्यान में रखना आप, ये रोलट एक्ट के बारे में कहा है कि ये काला कानून था जिसमें ये कहा गया कि न अपील है, आप कहीं अपील नहीं कर सकते, कोई आपका वकील नहीं है, कोई दलील नहीं देनी है, चुप हो जाओ। ये रोलट एक्ट था। अब ये भी मनमानेपन था, शोषण के लिए था, अंग्रेजों के फायदे के लिए था। तो आपने हमें कहां कानून बनाना सिखाया है? जब 10 मार्च को ये लागू हो गया, और यहां पर देखिए 10 अप्रैल को 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। नाम याद रखना बेटा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं 10 अप्रैल को, 1 महीने बाद में। जब ये गिरफ्तार होते हैं तो पंजाब में इस एक्ट के खिलाफ बहुत मतलब विद्रोह भरा माहौल था। तो ये लोग 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 उस दिन बैसाखी का दिन था। सिख धर्म में बैसाखी मनाते हैं, पवित्र त्योहार है। उस दिन अमृतसर में ये लोग सभा कर रहे थे, पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में। और उस दिन वहां पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई, आप सब जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। अंग्रेजों के मनमानेपन कानून के विरुद्ध लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उस समय यहां पर गोलियां चलाई गई। तो कहां आपने निष्पक्षता रखी और फिर यह दावा करते हो कि हमने आपको कानून बनाना सिखाया? नहीं। तो यहां पर हमने ये देखा, अगर आपको प्रश्न आ जाए कि भाई क्या अंग्रेजों ने हमें कानून बनाना सिखाया, ये दावा गलत है, तो बिल्कुल कहना ये गलत है, क्योंकि ये मनमानापन था। फिर आपको एग्जाम्पल देना है राजद्रोह एक्ट का, रोलट एक्ट का। 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था, 10 अप्रैल को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। उसके विरोध में 13 अप्रैल को सभा हो रही थी अमृतसर में, और यहां पर जलियांवाला बाग के अंदर गोलियां चलाई गई। रोलट एक्ट, न अपील, न वकील, न दलील। ब्रिटिश भारत में कानूनों की स्थिति ये थी। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। अंग्रेजी शासन के दौरान कानूनों की प्रक्रिया और कानून किस तरह से बने, उनका स्वरूप क्या था, वो पक्षपातपूर्ण थे, भेदभावपूर्ण थे, लोगों का शोषण करने वाले थे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत की बात करते हैं, भारत मतलब स्वतंत्र भारत की। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। यहां पर सबसे पहले बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है
कि अब वर्तमान में जो कानून है वो किस तरह से लोक कल्याणकारी है, लोगों को सहयोग करने वाले हैं, लोगों के भविष्य के लिए फायदेमंद है। एक आपके दिया हुआ है 2005 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। समझना इस चीज को, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ अधिनियम है। और इसके अंदर क्या था कि इससे पहले अमूमन लड़कियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदार नहीं माना जाता था कानूनी रूप से, लेकिन इस अधिनियम ने औरतों को कानूनी अधिकार दिया अपने पिता की संपत्ति में। उत्तराधिकार का मतलब होता है बाद में किसका अधिकार होगा, दो शब्दों से मिलकर बना है। उत्तर मतलब बाद में, अधिकार का मतलब दावा। इस अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में उसकी पत्नी, उसके पुत्र तथा उसकी पुत्री, जितने भी हैं, एक है, दो है, तीन है, इसलिए मैंने पुत्र पुत्री लिखा है, ज्यादा है तो पुत्रों और पुत्रियों हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति की संपत्ति में उसकी पत्नी, उसके पुत्र और पुत्री का समान रूप से अधिकार है, बराबर अधिकार है। जितने भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, इस चीज को समझ ले, आपका अधिकार है संपत्ति पर, ठीक है? समझने के लिए बता रहा हूं। वैसे अधिकार तो सिद्ध है, पिता के घर में बेटे और बेटी दोनों समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम कानूनों की समझ पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया हुआ है तो हम इस पर बात कर रहे हैं। प्रश्न बनता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में। और उसकी थीम क्या थी ये आपको पता रखना है। पत्नी, पुत्र और पुत्री तीनों का समान या बराबर अधिकार रहेगा। अब ये तो हो गया उत्तराधिकार अधिनियम। इसके अलावा एक और कानून का जिक्र है यहां पर, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम। घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005। 2005 में कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, 2006 में लागू हुआ। 2005 में अधिनियम था, 6 में लागू हो गया। इस चीज को आपको समझना है। प्रश्न आता है लागू कब हुआ? 2006 में। कानून लागू कब हुआ? ये रोकथाम वाला 2006 में। अब देखिए इसकी थीम समझिए, है क्या कि भाई घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा किसके प्रति होती है? ज्यादातर महिलाओं के प्रति होती है। ये वो दौर था 1990 के आसपास था कि जब महिलाओं के साथ में बदतमीजी की जाती थी, घर पे मारपीट वगैरह की जाती थी, गाली गलौज की जाती थी, अपशब्द कहे जाते थे, मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। तब इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ी। तो जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, हम इसके बाद में ये देखेंगे कि किस तरह से वो कानून बना था। अब इसके अंदर है क्या कि यदि कोई पुरुष सदस्य, है ना, यदि पुरुष सदस्य में आमतौर पे पति का नाम आता है सामान्यतः। देखो समझना है इसको, वो कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन पति से हम इसको समझ सकते हैं। पुरुष सदस्य किसी महिला, घर की कोई भी महिला हो सकती है, सामान्यतः इसको पत्नी के रूप में देखा जाता है। यदि कोई पुरुष सदस्य अपनी पत्नी के साथ क्या किया, महिला से मारपीट, या तो मारपीट करता है, पीटता है उसको, किसी तरह की धमकी देता है, उसके साथ में उसकी सहमति के बिना जो है वो अश्लील हरकतें करता है, जिससे उसको मानसिक शोषण होता है, उसका मानसिक रूप से वो परेशान रहती है, मानसिक शोषण। यदि कोई पुरुष सदस्य इस तरह का कोई व्यवहार करता है, शोषण करता है, तो इसे घरेलू हिंसा माना जाएगा। घरों के अंदर औरतें सुरक्षित नहीं थी,
इसलिए जनता की मांग पर यह कानून बनाया गया। आपको 2005 और 2006 की दोनों जो चीजें हैं वो पता रखनी है बेटा। एग्जाम में बहुत बार आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ये 5 का ये 6 का, कभी कभी थीम पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जैसे कि मारपीट है, धमकी है, इस तरह की हरकतें हैं, मानसिक शोषण है, ये सब पता रखना है, तब आप लिख पाएंगे इसको, और समझना भी है इसको। ये समय की मांग भी है। हमारे आसपास हम ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि नहीं, उसके साथ वास्तव में जाति हो रही है, मानसिक रूप से उसका शोषण किया जा रहा है, शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सारी चीज हमारे काम की है। अब आपको ये दोनों लिखने हैं। फिर मैं बताता हूं कि कानून किस प्रकार बनते हैं, ये कानून किस प्रकार बना था, इसकी कैसे मांग उठी थी। ठीक है, अब इसके संदर्भ में इसको समझेंगे। देखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।